अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब के इंतखाबात आगे बढ़ाए जाने के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने ऐलान के बावजूद सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं किया है, लेकिन अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और इमरान खान के करीबी साथी शेख रशीद ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराने के लिए शेख रशीद ने सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरख्वास्त दायर की है और अदालत से इस्तदा की है कि निगरान सेटअप खत्म करके नया सेटअप तश्कील दिया जाए और इलेक्शन कमीशन को 90 दिन में इंतखाबात कराने पर अमल करने की हिदायत की जाए। इसके अलावा सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम खत लिखा है और कहा है कि वज़ीर आज़म तौहीन अदालत समेत मजीद पेचीदगियों से बचने के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों के मुतल्लिका हुक्काम को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुकर्ररा वक्त में आमी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मामनत की हिदायत करें। आर्टिकल 105 या 112 के तहत सूबाई असम्बलियों की तहलील पर आर्टिकल 224(2) के तहत 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सदर को 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने के लिए तारीख तजवीज़ करने का हुक्म दिया था। लगता है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में वफाकी और निगरान हुकूमतों ने मुतल्लिका महकमों के सरबराहान को आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए ज़रूरी ताउन फराहम करने से माजूरी जाहिर करने का कहा। आइन के तहत वफाकी और सूबाई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ का फ़र्ज है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन को उनके फ़राइज़ की अंजाम दही में मदद करें। मेरी राय में एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ और सरकारी महकमों ने आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की है। इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को पंजाब में आम इंतखाबात के इनेकाद के अपने ऐलान पर अमल नहीं किया। तशवीशनाक बात है कि वज़ीर आज़म की जानिब से आर्टिकल 46 और रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत सदर के साथ पॉलिसी मामलात पर कोई बामायनी मुशावरत नहीं की गई। सदर ने लिखा कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों के तमाम मुतल्लिका इंतजामी हुक्काम को इंसानी हुकूक की पामाली से बाज रहने की हिदायत की जाए। माजी करीब में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया ने बुनियादी और इंसानी हुकूक की वाज़ेह खिलाफ वर्जियों के वाक़यात को उजागर किया है। ऐसे वाक़यात के तदारुक और इस्लाह के लिए इन्हें वज़ीर आज़म के नोटिस में लाने की ज़रूरत थी। सदर ने लिखा कि सियासतदानों, कारकुनों, सहाफ़ियों और मीडिया के खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज किए गए, सियासी कारकुनों के घरों पर छापे मारे गए, शहरियों को बगैर वारंट और बगैर कानूनी जवाज़ के अगवा कर लिया गया, आइन के आर्टिकल्स की वाज़ेह तौर पर खिलाफ वर्जी की जा रही है। ऐसे वाक़यात से आलमी बरादरी में पाकिस्तान का इमेज ख़राब हुआ है। पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हुकूक की सूरत हाल और मुस्तकबिल पर मनफी असरात मुरत्तिब हो रहे हैं। पाकिस्तान में हालिया महीनों में मीडिया को मज़ीद दबाया गया। हुकूमत के खिलाफ इख्तिलाफ और तनकीद दबाने के लिए सहाफ़ियों को बगावत और दहशतगर्दी के इल्ज़ामात का निशाना बनाया गया। ऐसा लगता है कि आज़ादाना राय रखने वाले मीडिया पर्सन्स के खिलाफ दहशत का बाजार गर्म कर दिया गया है। वज़ीर आज़म हुकूमत के सरबराह होने के नाते आइन में दर्ज पाकिस्तान के हर शहरी के इंसानी और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्मेदार हैं। वज़ीर आज़म मुतल्लिका हुक्काम को हुकूक की खिलाफ वर्जी से बाज रहने और इलेक्शन कमीशन को मामनत फराहम करने की हिदायत करें। और दूसरी तरफ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखकर कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात भी 8 अक्टूबर को ही कराए जाएं। इसके अलावा इमरान खान ने आज लाहौर हाई कोर्ट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि 8 अक्टूबर को क्या फ़र्क होगा जो इलेक्शन इसी तारीख पर हो जाएंगे? क्या 8 अक्टूबर तक मुआशी हालात ठीक हो जाएंगे? क्या दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी? हालात तो और बिगड़ने वाले हैं। इसका मतलब इलेक्शन 8 अक्टूबर से भी आगे चले जाएंगे। जब आइन से निकलने का फैसला किया तो फिर ज़िया उल हक वाला मामला होगा। ज़िया उल हक ने 90 दिन का कहा और 11 साल गुजार दिए। जब आइन तोड़ दिया जाए तो फ्री फॉर ऑल होगा। इलेक्शन कराने की तारीख के सवाल पर इमरान खान ने कहा कि सारी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है। जंगल के कानून से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट खड़ी है। कोई रास्ता नहीं है तो लोगों को उठाया जा रहा है। जबकि आज जब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से सवाल हुआ कि क्या गारंटी है कि अक्टूबर में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, तो उन्होंने कोई गारंटी नहीं दी, सिर्फ उम्मीद का इजहार किया और कहा कि मैं दुआ करता हूँ कि ऐसा हो जाए। How do you guarantee that the security situation will become better in October and the election commission will not cite similar reasons to further postpone the elections? I hope not. I cannot guarantee anything. That in 4 months or 5 months down the line, the situation will be much better and Pakistan will be, peaceful and there will be no. I hope, I pray that happens. हुकूमत तो मुआशी हालात और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का सहारा ले रही है, मगर मरीम नवाज बार बार कह रही हैं कि इंतखाबात से पहले तराजू के पलड़े बराबर किए जाए। पहले एहतसाब होगा, फिर इंतखाब होगा। पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे, फिर इंतखाब होगा। इंतखाब होगा लेकिन पहले एहतसाब होगा। इलेक्शन होगा, जरूर होगा, लेकिन पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे।
दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ कल रात लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसे की तैयारी कर रही है, जिससे खुद इमरान खान खिताब करेंगे। इमरान खान लाहौर जलसे की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही अदालती पेशी पर सिक्योरिटी खदशात का भी इजहार कर रहे हैं। इस्लामाबाद के 5 मुकदमात में हिफाजती जमानत की दरख्वास्तें लेकर आज इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। बगैर बहुत बड़ी तादाद के पेश हुए तो आसानी से पेश हो गए, कोई हंगामा नहीं हुआ और अदालत ने हिफाजती जमानत में 27 मार्च तक तोसी कर दी है। हमने वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब को प्रोग्राम में आने की दावत दी, मगर वो एक बार फिर अपनी हुकूमत का दिफा करने के लिए दस्तयाब नहीं थी। बात करेंगे सीनियर साहिब तज़कियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। मीर साहब, बहुत शुक्रिया। जब 30 अप्रैल की तारीख का ऐलान हो भी गया था, तब भी आप बार बार हमारे प्रोग्राम से भी कह रहे थे कि इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे हैं इस वक्त जो मामलात लग रहे हैं। अब इमरान खान साहब को तो 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन होते नहीं नजर आ रहे हैं। वो कह रहे एक दफ़ा आइन से तजावुज़ कर लिया तो उसके बाद तो वो ज़ियाउल-हक की मिसाल दे रहे हैं कि 90 दिन का कहा, 11 साल लग गए। आज जब ख्वाजा आसिफ साहब से सवाल हुआ तो उन्होंने भी उम्मीद का तो इजहार किया कि हालात बेहतर हो जाएंगे, मगर वो भी कोई गारंटी देने को तैयार नहीं है। तो लग रहा है आपको कि अब कोई इलेक्शन का माहौल बन पाएगा, इलेक्शन हो पाएंगे, या फिर अब ये वाकई जो इमरान खान साहब जिस संदेश का इजहार कर रहे हैं उसी तरफ सूरत हाल जा रही? जी देखें शाहजेब साहब, सूरत हाल ये है कि अक्टूबर में मुझे तो इलेक्शन होते हुए इसलिए नज़र नहीं आ रहे कि अगर अक्टूबर में भी इलेक्शन होते हैं तो वो वजूहात मौजूद होंगी जिन वजूहात की वजह से इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को पाकिस्तान के 2 सूबों में इलेक्शन कराने से तसाहुल बरता है, या ये कहें कि भाग गए हैं। मैं तो यही कहूँगा कि भाग गए हैं ये। और एक दफ़ा वाकई ये इमरान खान साहब की बात दुरुस्त है कि एक दफ़ा अगर कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो जाए और उसकी कोई सही तरीके से पकड़ ना हो, अकाउंटेबिलिटी ना हो, तो फिर ये अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं करवाएंगे। क्योंकि आप देखें ना कि अक्टूबर तक ये सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं उनकी भी मुद्दत पूरी हो जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो भी कुछ अरसे बाद उनकी भी मुद्दत पूरी हो जाएगी। तो इन्होंने ये कोशिश ये करेंगे कि इसी असम्बली से इसको थोड़ी सी एक्सटेंशन दे के यहीं से इसी असम्बली से सदर भी ले आएँ, यही हुकूमत जो है वो इसी के दौर में नया चीफ जस्टिस भी आ जाए और उसके बाद को मज़ीद 5-6 महीने आगे ले जाएं और 2024 में ये इलेक्शन करवाएं। लेकिन ये सारी जो सूरत हाल होगी, ये मेरा नहीं ख्याल कि इससे को पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ये ख़त्म हो सकेगी। ये आइन से इनहराफ का जो रास्ता है इससे मज़ीद पेचीदगियाँ जन्म लेंगी। और मैं समझता हूँ कि ये जो 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने 2 सूबों में इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया था, इससे भागना, इसको वायलेट करना, ये राइट ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है ना इस हुकूमत के पास है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले पे कोई स्टैंड ना लिया तो फिर मुझे लगता है कि अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं होगा। मतलब और अगर अक्टूबर तक, जाहिर है इस हुकूमत को बड़ी तवक्को थी, शुरू में आया कि हम मुश्किल फैसले करेंगे और फिर आवाम को रिलीफ देंगे, मगर 11 महीने गुजर गए, अब महंगाई उल्टा बढ़ती चली गई। आवाम को रिलीफ तो क्या देते हैं, आवाम के लिए प्रॉब्लम्स बढ़े, मईशत के लिए भी मसाइल बढ़े, मईशत भी इनसे नहीं संभल रही है। तो आगे जाके अगले अगर 4-5 माह बाद या उसके बाद 2024 तक भी अगर ये जाने का इरादा रखते हैं, जो जाहिर आइन की खिलाफ वर्जी होगी, तो किसके लिए मुश्किल टाइम होगा? पीडीएम के लिए मुश्किल टाइम होगा या इमरान खान साहब के लिए मुश्किल टाइम होगा? देखिए शाहजेब साहब, ईमानदारी से अगर हम बात करें तो आइन से इनहराफ इमरान खान ने भी किया है, आइन से इनहराफ पीडीएम ने भी किया है। ये दोनों जो है इनकी गलतियों से, इनकी हठधर्मी से, इनकी ज़िद की जो सियासत है उसकी वजह से पाकिस्तान जो है ये इस नहज पे पहुंचा है। ना तो इमरान खान को कोई नुकसान होगा, ना शहबाज शरीफ साहब को कोई नुकसान होगा, ना जरदारी साहब का कुछ जाएगा, बिलावल साहब के भी गैर मुल्की दौरे चलते रहेंगे। अगर किसी को नुकसान होगा तो वो पाकिस्तान का आम आदमी है। देखिए ना, इमरान खान साहब ने पिछले साल जिस तरीके से कौमी असम्बली तोड़ी और फिर जिस तरीके से उसको इंडोर्स किया सदर आरिफ अलवी साहब ने, उसके बाद मुसलसल इमरान खान साहब जो हैं वो गलत फैसले करते चले गए। उन्होंने फिर कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दे दिए, वो भी उनको बाद में रियलाइज़ हुआ कि मेरा फ़ैसला गलत था। फिर उन्होंने पंजाब असम्बली और KPK असम्बली जो है उसको तोड़वा दिया, वो भी उनका फ़ैसला गलत साबित हुआ। तो एक तरफ उन्होंने गलत फ़ैसले किए और उनकी गलतियों का PDM की हुकूमत कोई फ़ायदा नहीं उठा सकी। और इससे बड़ी नाअहली क्या होगी कि इमरान खान साहब ब्लंडर पे ब्लंडर करते रहे और इसके बावजूद आप कोई फ़ायदा नहीं उठा सके। और अब आप जो है 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 सूबों में इलेक्शन करवाना है और आप इससे भाग गए हैं। इससे जो भागना है, इससे वाज़ेह है कि ये
एक्चुअली इसलिए इलेक्शन से भाग रहे हैं कि जो बयानिए की जंग है उसमें इमरान खान साहब इन पे हावी हैं। आइन इमरान खान साहब जो है आइन की खिलाफवर्जी उन्होंने भी की है, आइन की खिलाफवर्जी ये भी कर रहे हैं, लेकिन नैरेटिव मेकिंग में बयानिया बनाने में इमरान खान साहब का पलड़ा इन पे भारी है। और आप देख लें, आप बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं, आप रोज़ाना उस पर बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान और शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, इन सब की जो आपस की जंग है, इनका जो सियासी इख्तलाफ है, वो अब इंतकाम की हदूद को छू रहा है। और इनकी इस लड़ाई का सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान के आम आदमी को और इस वक्त पाकिस्तान की कौमी सलामती को हो रहा है, क्योंकि अब अगर ये मुआशरत जो है ये रिकवर नहीं करेगी तो बढ़ते बढ़ते ये सारी सूरत हाल जो है ये पाकिस्तान की जो कौमी सलामती है, नेशनल सिक्योरिटी है, उसके लिए ख़तरात पैदा हो जाएंगे। और इसके ज़िम्मेदार ये दोनों होंगे, इमरान खान भी होंगे जिन्होंने के तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए कौमी असम्बली तोड़ी और एक बहरान पैदा किया, और शहबाज शरीफ साहब भी होंगे और उनके साथी भी होंगे PDM के जो इलेक्शन से बचने के लिए आइन की खिलाफवर्जी के रास्ते पर चल रहे हैं। मतलब एक और जो ख्वाहिश नज़र आती है PDM की और ख़ासतौर से नून लीग की, वो जब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, ज़ाहिर है उनकी तवक्को है कि अदालतों से फैसले इमरान खान साहब के खिलाफ आ जाएं, वो दौर से बाहर हो जाएं। अब जो अदालतों से जिस तरह रिलीफ मिल रहा है इमरान खान साहब को, ये ख्वाहिश उनकी अगले चंद माह में क्या पूरी हो सकती है, जिसकी वजह से अगर इलेक्शन डिले किए जाए और उनको कोई तवक्को हो? शाहजेब साहब, आप पाकिस्तान की सियासी तारीख पे एक नज़र दौड़ाएं। इतनी लंबी चौड़ी हमारी सियासी तारीख है नहीं है। आम तौर पे हम ये देखते थे कि जब भी इस तरीके से महलाती साजिशें होती थीं और जमहूरी इदारे जो हैं वो कमज़ोर होते थे, तो उस सूरत हाल में जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी जो है ये हमेशा एक पेज पे होती थी। अगर इन्होंने किसी भी पॉलिटिकल लीडर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करनी होती थी, किसी मकबूल सियासी लीडर को पॉलिटिकली या फिजिकली एलिमिनेट करना होता था, तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी एक पेज पे होती थी। लेकिन ये इमरान खान साहब का जो बयानिया बनाने की जो सलाहियत है, ये उसका कमाल है कि पहली दफ़ा हमें ये नज़र आ रहा है कि PDM और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एक तरफ है और इमरान खान और जुडिशरी जो है वो दूसरी तरफ है। जुडिशरी इस वक्त एक तरह से बाकायदा इमरान खान की इत्तेहादी बनी हुई है, और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और PDM की जो हुकूमत है इसका इत्तेहाद भी जो है उससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो ये एक तरह से इमरान खान साहब जो है उन्होंने पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं उनमें एक बहुत बड़ी तफरीक पैदा कर दिया। और अब तो कुछ जजेस ऐसे भी हैं जिनके बारे में बड़ा ज़रूरी है कि वो अपनी वजाहत करें, लेकिन वो वजाहत भी नहीं कर रहे और वो बेंचेस पे बैठते भी हैं और वो फैसले भी दे रहे हैं। वो लाहौर हाई कोर्ट के जज भी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैं। तो इसमें तो अब ऐसा लग रहा है कि खुल्लम खुला जुडिशरी इमरान खान का साथ दे रही है और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो PDM का साथ दे रही है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये अगर सूरत हाल ऐसी ही रही तो इससे जो पाकिस्तान की जो कौमी सलामती है उसके लिए बड़े ख़तरात पैदा हो जाएंगे। और अफसोस की बात यह है कि ये जो 13 जमाती इत्तेहाद है जो इस वक्त वफाक में हुकूमत कर रहा है, इसके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं नज़र आ रही। यहाँ तक कि जो मुस्लिम लीग नून के जो मिनिस्टर्स हैं वो भी एक पेज पर नज़र नहीं आते। मुस्लिम लीग नून के आधे मिनिस्टर जो हैं वो कहते हैं कि इमरान खान दहशतगर्द है, उसकी पार्टी पर पाबंदी लगाई जाए, और आधे मिनिस्टर जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, पाबंदी का कोई फ़ायदा नहीं है, इसके ख़िलाफ़ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए लेकिन पार्टी पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। तो आप ये देख लें कि इनके पास कोई प्लानिंग भी नहीं है, कोई स्ट्रेटजी भी नहीं है इनके पास। इमरान खान इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। गुज़िश्ता बरस इमरान खान को इलेक्शन मिल रहे थे। नून लीग दावा करती रही बार बार कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बाकायदा तौर पर असेंबलियाँ तहलील करने जा रहे थे, मगर इमरान खान की ज़िद की वजह से नहीं हो सका क्योंकि उन्होंने लॉन्ग मार्च अनाउंस कर दिया था। अब जनरल बाजवा ने भी एक इंटरव्यू में इस बात की तस्दीक की है। क्या कहा जनरल बाजवा ने, आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। सहाफ़ी शाहिद मेतला की साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुबैना गुफ्तगू का एक और हिस्सा सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने जनरल बाजवा से मंसूब कुछ अहम और संगीन दावे किए हैं। शहबाज शरीफ से लेकर इमरान खान से मुताल्लिक संगीन दावे किए हैं, जबकि इससे पहले सहाफ़ी शाहिद मेतला ने 22 मार्च को एक आर्टिकल लिखा था और आज शाया होने वाला आर्टिकल इस मुबैना बातचीत की दूसरी किस्त है। अब आम बात यह है कि जनरल बाजवा ने कुछ सहाफ़ियों को पैगाम भेजा है कि उन्होंने शाहिद मेतला को कोई इंटरव्यू नहीं दिया है, जबकि शाहिद मेतला का दावा है कि उन्होंने जनरल बाजवा से फरवरी 2023 को मुलाकात की है और उस मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू को उन्होंने अपने आर्टिकल्स का हिस्सा बनाया है। मगर जनरल बाजवा किसी भी किस्म के इंटरव्यू की तरदीद कर चुके हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि नून लीग ये दावा करती रही है कि गुज़िश्ता साल मई में नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को असेंबली तहलील करने और इलेक्शन में जाने का कह दिया था,
और शहबाज शरीफ ने पिछले साल 25 मई से पहले असेंबली तहलील करने का ऐलान करना था और ये बात तहरीक इंसाफ को बता दी गई थी। मगर इमरान खान ने क्रेडिट लेने के लिए फिर भी लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को असेंबली तहलील करने से रोक दिया, क्योंकि इमरान खान अपनी जिद पर अड़ गए थे और मान नहीं रहे थे। और अब जनरल बाजवा का इंटरव्यू भी इस बात की तस्दीक कर रहा है। सहाफ़ी शाहिद मेतला के आज शाया होने वाले आर्टिकल के मुताबिक मैंने जनरल बाजवा से सवाल पूछा कि क्या शहबाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा से इस्तीफ़ा देने का फैसला कर लिया था, तो जनरल बाजवा ने जवाब दिया कि जब 10 अप्रैल को इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो इसके बाद शहबाज शरीफ से मैं मिलने गया। मैंने शहबाज शरीफ से पूछा कि आपका हुकूमत करने का क्या प्लान है, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 2-3 कवानीन बनाकर 4-6 हफ्तों में इलेक्शन का ऐलान कर देंगे। मैं भी यही चाहता था कि इंतखाबात हो और अगली हुकूमत फ्रेश मैंडेट के साथ फैसले करे, मगर मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी दोनों चाहते थे कि हुकूमत 1.5 साल पूरा करे। इसके अलावा 10 अप्रैल के बाद जनरल फैज़ ने मुझसे मुसलसल 2 चीज़ें कहना शुरू कर दी थी। एक ये कि आप इलेक्शन करवा कर जाएं और दूसरा ये कि इमरान खान आपसे मिलना चाहते हैं, उनसे मुलाकात कर लें। आर्टिकल के मुताबिक जनरल बाजवा ने कहा कि मई 2022 को शहबाज शरीफ और मलिक अहमद खान मेरे घर आए और कहा कि हमने इलेक्शन करवाने का फैसला किया है और हुकूमत ने फैसला किया है कि अगर हम बजट नहीं देते हैं तो 5 सितंबर को इलेक्शन करवा दिए जाएंगे और अगर बजट पेश करना पड़ा तो हम 5 अक्टूबर को इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। यूँ इलेक्शन की तारीख का फैसला हो गया और पीटीआई को भी इस फैसले से आगाह कर दिया गया और कहा गया कि अब आप लॉन्ग मार्च का ऐलान ना करें। आर्टिकल के मुताबिक जनरल बाजवा ने मजीद कहा कि इसके बाद शहबाज शरीफ लंदन चले गए। 19 मई को मलिक अहमद खान मेरे घर दोबारा आए और उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया है कि हम इलेक्शन करवा रहे हैं और कल शहबाज शरीफ इस्तीफा दे देंगे। और शहबाज शरीफ ने इरफान सिद्दीकी से इख्तितामी तकरीर भी लिखवा ली थी। शहबाज शरीफ ने 20 मई को इस्तीफा देना था। अभी मलिक अहमद खान बैठे ही थे तो एजेंसी के एक आला ओहदेदार भी आ गए। उन्होंने कहा कि अगर कल शहबाज शरीफ इस्तीफा देते हैं तो 25 मई को कतर में IMF के साथ मुज़ाकरात कौन करेगा। हुकूमत से दरख्वास्त करें कि शहबाज शरीफ 10 दिन बाद मुस्ताफ़ी हों ताकि IMF से मुज़ाकरात भी हो जाएं और निगरान सेटअप बनाने के लिए हमें 10 दिन का वक्त भी मिल जाए। मलिक अहमद खान ने जवाब दिया कि मियाँ नवाज शरीफ फैसला कर चुके हैं कि कल शहबाज शरीफ मुस्ताफ़ी होंगे, तो इस सिलसिले में मैं उनसे अब बात नहीं कर सकता, बेहतर है कि आप खुद बात करें। आर्टिकल के मुताबिक मैंने यानी जनरल बाजवा ने उस आला ओहदेदार को कहा कि नवाज शरीफ से दरख्वास्त करें कि वो 10 दिन हमें दे दें। उस आला ओहदेदार ने नवाज शरीफ से बात की और उनको 10 दिन बाद मुस्ताफ़ी होने पर मना लिया। यही बात शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक और असद उमर को भी बता दी गई और कहा कि अब आप लॉन्ग मार्च का ऐलान मत करें। लेकिन इन तीनों ने जवाब दिया कि इमरान खान मान नहीं रहे हैं। 20 मई को मुल्तान में इमरान खान का जलसा था, बहरहाल उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया क्योंकि एक आला ओहदेदार ने बड़ी मुश्किल से ऐलान करने से उन्हें रोका। इमरान खान फौरी इलेक्शन का ऐलान चाहते थे। 22 मई को इमरान खान ने पेशावर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख ली और आला ओहदेदार ने फिर शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और परवेज़ खटक से बात की कि आप सिर्फ 10 दिन का इंतजार कर लें, IMF के साथ मुज़ाकरात और निगरान सेटअप के लिए हमें 10 दिन दे दें। उन्होंने फिर जवाब दिया कि इमरान खान नहीं मान रहे हैं। दोपहर में इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, शाह महमूद कुरैशी भी उनके साथ बैठे थे। मैंने शाह महमूद कुरैशी को पैगाम भिजवाया कि आप इमरान खान को लॉन्ग मार्च का ऐलान करने से रोकें। शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को बताया कि वो बात करना चाह रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने बात करने से इनकार कर दिया, जिसके मनाजिर टीवी स्क्रीन पर देखे गए। अभी जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है वो 22 मई 2022 की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसके आगाज़ से पहले ही शाह महमूद कुरैशी को फ़ोन आता है और वो इमरान खान को उससे आगाह करते हैं, जिसके बाद इमरान खान उनसे कुछ कहकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ कर देते हैं। ओके जी, कितनी देर? कर दे। आज हमारी कोर कमेटी की मीटिंग हुई और उसमें हमने फैसले किए। जो सबसे बड़ा फैसला है कि हमने किस दिन लॉन्ग मार्च करनी थी, वो आज हमने फैसला कर लिया है। आर्टिकल के मुताबिक जनरल बाजवा ने मजीद कहा कि मेरी तरफ से लॉन्ग मार्च रुकवाने की यह आखिरी कोशिश थी और इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। आर्टिकल के मुताबिक जनरल बाजवा ने मजीद कहा कि उसी शाम को नून लीग की क़यादत मेरे पास आई तो उन्होंने कहा कि अब हम इमरान खान का भरपूर मुकाबला करेंगे। मैंने फिर भी अगले दिन खुद शाह महमूद कुरैशी से बात की कि आप हुकूमत के साथ बैठकर बात करें, लेकिन उन्होंने कहा कि इमरान खान नहीं मान रहे हैं, वो फौरी तौर पर शहबाज शरीफ के इस्तीफे का ऐलान चाहते हैं। मैंने कहा कि आपके पास अक्सरियत नहीं है, हुकूमत तहलील हो गई तो IMF के साथ मुज़ाकरात कौन करेगा। जनरल बाजवा ने यह भी बताया कि उनके पास इस गुफ्तगू की ऑडियो भी मौजूद है। आर्टिकल के मुताबिक मैंने जब जनरल बाजवा से सवाल किया कि इमरान खान को बनीगाला केस में नाअहली से आपने बचाया था, तो उन्होंने जवाब दिया कि एक दिन जनरल फैज़ मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि बनीगाला केस में इमरान खान के कागजात मुकम्मल नहीं हैं, वो नाअहल हो जाएंगे तो क्या किया जाए।
जस्टिस साकिब निसार भी कहते हैं कि अगर इमरान खान को नाअहल कर दिया तो बाकी कौन बचेगा, मुल्क भी तो चलाना है। मैंने भी कहा कि इमरान खान को नाअहल करते हैं तो वज़ीर आज़म कौन बनेगा। इमरान खान की 40 साल पुरानी रसीदें दस्तियाब नहीं थी, बैंक्स बंद हो गए थे, इमरान खान नाअहली से बच गए, इसके बदले जहांगीर तरीन को नाअहल कर दिया गया। अब दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान को सादिक को अमीन करार देने से मुताल्लिक जावेद चौधरी ने भी जनरल बाजवा से मुलाकात के बाद ये तफसीलात अपने आर्टिकल में लिखी थी। शाहिद मेतला के आर्टिकल के मुताबिक मैंने जनरल बाजवा से सवाल किया कि एस्टैब्लिशमेंट हमजा शहबाज के वज़ीर आला बनने के खिलाफ थी, तो जनरल बाजवा बोले कि जब हमजा शहबाज वज़ीर आला बने तो मैंने शहबाज शरीफ से सख्त नाराज़गी का इजहार किया था कि आपने अपने बेटे को ही वज़ीर आला बना दिया, आपको पार्टी में कोई और बंदा नहीं मिला। मैंने शहबाज शरीफ की काफ़ी क्लास ली और वो सर झुकाकर सुनते रहे और कुछ नहीं बोले। शहबाज शरीफ से जितनी मर्जी सख्त बात कर लें उनको फ़र्क नहीं पड़ता, कोई जवाब भी नहीं देते। आर्टिकल के मुताबिक जनरल बाजवा कहते हैं कि हमजा शहबाज इंतहाई निकम्मा है, सुलेमान शहबाज काफ़ी तेज़ और बासलाहियत है, शहबाज शरीफ कमज़ोर वज़ीर आज़म है, उनसे हुकूमत नहीं चल रही, ना वुज़रा उनकी बात सुनते हैं, बड़े मियाँ आएंगे तो ही हालात बेहतर होंगे। आर्टिकल के मुताबिक जनरल बाजवा ने यह भी कहा कि शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा में मज़ा आने लगा था। कुछ अरसे बाद जनरल फैज़ फिर मेरे पास आए और कहा कि इमरान खान से एक दफ़ा मिल लें। मैंने जनरल फैज़ को कहा कि अच्छा उन्हें कहें कि मेरे घर आ जाएं, तो जनरल फैज़ ने कहा कि नहीं, आप ऐवान सदर में मिल लें। सदर आरिफ अलवी भी मुझे बार बार इमरान खान से मिलने का कह रहे थे। मैं ऐवान सदर चला गया तो हैरान रह गया कि इमरान खान मुझसे बहुत अच्छे तरीके से मिले। मैं उनकी मुनाफ़क़त पर हैरान था क्योंकि वो अवाम में मुझ पर भरपूर तनकीद करते थे। तो मैंने कहा कि आप मुझे मीर जाफ़र और मीर सादिक कहते हैं, मगर इमरान खान साफ मुकर गया और कहा कि मैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को कहता हूँ। इमरान खान कहने लगे कि बस आप हुकूमत गिरा दें और इलेक्शन करवा दें। तो मैंने आरिफ अलवी को अंदर बुला लिया जो इससे पहले बाहर बैठे थे और उन्हें कहा कि इन्हें समझाएं कि कैसे हुकूमत गिरा सकते हैं और हुकूमत ख़त्म होने का इनको कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक वो असेंबली नहीं जाते। फिर आरिफ अलवी ने भी इनको समझाया। ये मुलाकात बेनतीजा रही। शाहिद मेतला के आर्टिकल के मुताबिक मैंने जनरल बाजवा से सवाल किया कि आपने इमरान खान को प्ले बॉय क्यों कहा था, तो जनरल बाजवा ने जवाब बताया कि इमरान खान से जब दूसरी मुलाकात हुई तो मैं बड़े गुस्से में था क्योंकि वो मुसलसल मेरे बारे में झूठ बोल रहे थे। मैंने इमरान खान को कहा आप अपनी ज़बान पर कंट्रोल करें वरना मेरे पास भी कहने को बहुत कुछ है, आप झूठ बोलना बंद करें। इमरान खान ने कहा कि आप क्या कर लेंगे, तो मैंने कहा कि क्या आप प्ले बॉय नहीं रहे, आपकी वीडियोज़ भी मौजूद हैं, अगर ज़ुबान बंद ना की तो गिला ना कीजिएगा। इस तरह ये मुलाकात भी तलखी पर ख़त्म हो गई। अब ये शाहिद मेतला के आर्टिकल की दूसरी किस्त थी जिसमें उन्होंने जनरल बाजवा से मंसूब करके कुछ अहम और संगीन दावे किए हैं, लेकिन बहरहाल जनरल बाजवा इस बात की तरदीद कर चुके हैं और वाज़ेह कर चुके हैं कि उन्होंने सहाफ़ी शाहिद मेतला को कोई इंटरव्यू नहीं दिया है, मगर शाहिद मेतला अपनी बात पर कायम है कि उन्होंने इंटरव्यू लिया है और ये बातें ज़ाहिर इसमें से कुछ बातें जावेद चौधरी साहब भी अपने आर्टिकल में लिख चुके हैं। प्रोग्राम में भी शामिल करता हूँ। एक ऐसे वक्त में जहां पहले ही महंगाई बुलंद तरीन सतह पर थी, वहीं रमज़ान शुरू होते ही खाने पीने की अशिया की कीमतें मज़ीद बढ़ गई हैं। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आज जारी होने वाले आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल के मुकाबले में रवा हफ्ते महंगाई में 46.6% का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, जबकि हफ्तावार महंगाई में 1.8% का इजाफा हुआ है। PBS के मुताबिक एक हफ्ते में टमाटर की कीमत 71.7% इजाफे के बाद औसत 100 रुपये फ़ी किलो हो गई है, जबकि आटे की कीमत 42% इजाफे के बाद औसत 129 रुपये हो गई है। इस ज़मीन में हुकूमत के तमाम तर दावे और वादे धरे के धरे रह गए हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार मुसलसल दावा कर रहे हैं कि एक दफ़ा IMF के साथ मुज़ाकरात तय पा जाएँ तो मुआशी चैलेंजेस में कमी आ सकती है। ये भी कहते रहे हैं कि चंद दिन में ये मुआहिदा हो जाएगा, 2-3 दिन में हो जाएगा, लेकिन सूरत हाल ये है कि IMF के वक्त को पाकिस्तान से गए 43 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक स्टाफ लेवल मुआहिदा नहीं हो सका है। जबकि अब तो IMF ने भी वाज़ेह कर दिया है कि प्रोग्राम बहाली के लिए पाकिस्तान को दोस्त ममालिक और मालियाती इदारों से फंडिंग का बंदोबस्त करना होगा। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन का कहना है कि पाकिस्तान दोस्त ममालिक से माली मुआवनत बर वक्त यकीनी बनाए, मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद करके एतमाद बहाल करे। उन्होंने मजीद कहा कि वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक समेत तमाम इमदादी इदारों के अलावा चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात भी IMF की इस्लाहात पर अमल दरामद चाहते हैं। बर वक्त माली मुआवनत मिलने पर ही नवा जायजा कामयाबी से मुकम्मल होगा। IMF के मुताबिक पाकिस्तान ने मईशत और एतमाद की बहाली के लिए फैसला कुन इक़दाम शुरू कर दिए हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि ना तो हुकूमत दोस्त अरब ममालिक से फंडिंग लेने में कामयाब हो सकी है, ना ही IMF प्रोग्राम बहाली के हवाले से कोई पेशरफ्त हो रही है। सिर्फ चीन की तरफ से पाकिस्तान को $1 अरब के डिपॉजिट्स मिले हैं और मजीद $30 करोड़ की उम्मीद है। इसके अलावा $2 अरब के जो डिपॉजिट्स मेच्योर हुए थे वो भी रोल ओवर कर दिए हैं, मगर IMF के मुताबिक ये पैसे नाकाफ़ी हैं। देखिए, इसहाक़ डार दिसंबर से सऊदी अरब से पैसे आने का दावा कर रहे थे।
बजट में एक चीज़ तय है कि हम 2.1 अरब डॉलर की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, वो तो 52% डाउन है, 4 महीने में 348 मिलियन डॉलर आई है, वो नहीं आएगी। 3 अरब डॉलर हमें बैनुल-अक़वामी मार्केट से लेने थे, सुकूक के जरिए, बॉन्ड्स के जरिए, नज़र आ रहा है जो पाकिस्तान का क्रेडिट रिस्क है कि वो भी हमें नहीं मिल पाएंगे, तो हम शॉर्ट तो हैं, वो पैसे कहाँ से आएंगे? हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं। मैंने भी आपको बताया कि हम किसी फ्रेंडली कंट्री से 3 अरब डॉलर एक्स्ट्रा डिपॉजिट ले रहे हैं, हमारी बातचीत हो रही है और इंशाल्लाह मिलेंगे। पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग है, तो इट्स अ मैटर ऑफ 2 वीक्स। अच्छा, ये 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो आप कह रहे हैं, ये जो आप 2 हफ्ते के अंदर अंदर कह रहे हैं, एक दोस्त मुल्क है जिससे 3 अरब डॉलर पाकिस्तान को मिल जाएंगे, आपको उम्मीद है? जी जी जी, इंशाल्लाह इन नेक्स्ट विद इन दिस मंथ, much earlier than end of the month, inshallah we'll get this support, inshallah. मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि in matter of days not weeks, Saudi will beef up their deposit, inshallah. मगर अब तक सऊदी अरब से वो पैसे नहीं आए। फिर 9 फरवरी को IMF का वक्त वापस चला गया, तो इसहाक डार ने 10 फरवरी को स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए भी 3-4 दिन का कहा था। हमेशा जब ये नेगोशिएशन वाला फेज खत्म होता है तो चंद दिन लगते हैं, उसमें 3-4 दिन लगते हैं जनरली। आई होप कि इससे ज्यादा अब ना लगे, लेकिन फिर ऐसा भी नहीं हो सका और इस सब में हुकूमत ने पेट्रोल पर क्रॉस सब्सिडी और आटे पर 73 अरब रुपए की सब्सिडी का ऐलान कर दिया है। 150 अरब रुपए के यूथ प्रोग्राम का ऐलान कर दिया है और IMF ने पेट्रोल पर क्रॉस सब्सिडी के हवाले से भी हुकूमत पाकिस्तान से तफसीलात मांग ली है, जबकि अगले 3 माह में कर्ज और सूद की अदायगी के मद में पाकिस्तान ने 3 अरब डॉलर अदा करने हैं। मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक पाकिस्तान को कर्ज और सूद की मद में अप्रैल में 31.6 करोड़ डॉलर्स, मई में 75.3 करोड़ डॉलर्स और जून में 1.89 अरब डॉलर अदा करने हैं। और पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर तक 4.5 अरब डॉलर हो गए हैं। स्टेट बैंक के हालिया आदादोशुमार के मुताबिक 17 मार्च को खत्म होने वाले हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़खायर 27.96 करोड़ डॉलर बढ़कर 4.59 अरब डॉलर हो गए हैं। यानी इन ज़खायर के साथ बगैर IMF प्रोग्राम की बहाली के पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता है। बात करेंगे हमारे साथ साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल मौजूद है। मिफ्ताह इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। मिफ्ताह इस्माइल साहब, अब वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए ज़ाहिर रिपोर्टर्स को ये भी कह रहे हैं कि हमने प्लान बी पर भी काम शुरू कर दिया है अगर IMF नहीं आता है। कोई प्लान बी हो सकता है या नहीं हो सकता है? IMF ही वाहिद रास्ता है? शाहज़ेब, मेरी नज़र में कोई प्लान भी नहीं होता है, क्योंकि IMF को हम कहते ही लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट हैं कि जब कोई आपको ना कर्ज दे तो उस वक्त आप IMF के पास जाते हैं। वर्ल्ड बैंक की, एशियन डेवलपमेंट बैंक की दीगर फंडिंग बंद हो जाती है। और जो सऊदी अरब के वज़ीर ख़ज़ाना का स्टेटमेंट जो आया था कुछ दिनों पहले डेवोस में, उसके बाद आई थिंक ये बात करना कि हमारे पास प्लान IMF के अलावा कोई है वो तो सही नहीं है। सब तो फिर अगर IMF के अलावा कोई प्लान नहीं है तो फिर IMF के साथ आगे बढ़ा जा सकता है या आपको उस पर उम्मीद कम लग रही है? क्योंकि पहले ही मामला नहीं तय पा रहे थे, IMF चाहता है फंडिंग आए, फंडिंग दोस्त ममालिक से उस तरीके से आ नहीं रही है, सब्सिडी हमने अनाउंस कर दी, उस पर भी IMF अब डिटेल्स चाहता है। आपको लग रहा है मामला बिगड़ रहे हैं या बेहतर हो रहे हैं? देखिए, स्टैंड स्टिल लगता है मुझे। जो जितनी हुकूमत के तखमीने थे कि 4 दिन में हो जाएगा या 2 हफ्ते में वगैरह वगैरह, तो सारे गलत साबित हुए हैं। और IMF अब भी बज़िद है कि हम पहले 6 बिलियन डॉलर्स का इंतज़ाम करें और उसके बाद वो देगा। तो अभी जो ज़रूरत है हमको, क्योंकि हमने जो अपनी तरफ से कर सकते थे वो कर लिया है, लेकिन हमें जो ज़रूरत है इस वक्त वो एक इकनॉमिक डिप्लोमेसी की है, विगरस इकनॉमिक डिप्लोमेसी की है, कि जिसके तहत हम अमेरिका से भी बात करें तक, क्योंकि वहाँ से एक पॉइंट ऑफ व्यू अमेरिका से या मगरबी ममालिक से ये है कि सऊदी अरब या अरब ममालिक और जो चीन है उसको फ्रेश मनी देना चाहिए। री रोल की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्रेश मनी देना चाहिए 6 बिलियन में, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा स्टेक है पाकिस्तान में। लेकिन सच्ची बात यह है कि हमने इस साल 1.1 बिलियन डॉलर्स दिए हैं या देंगे पेरिस क्लब को वापस, 900 मिलियन हम चीन को वापस देंगे। तो हमको, मैं समझता हूँ कि अगर बिलियन डॉलर्स की चीन भी ग्रांट दे तो हमको 1 बिलियन की मुख्तलिफ ममालिक से इंक्लूडिंग जापान, कोई पेरिस क्लब के ममालिक से ग्रांट की या डिपॉजिट्स की बात करनी चाहिए। और सऊदी अरब से और UAE से बड़ा सीनियरिस्ट हाईएस्ट लेवल पे हमको डिप्लोमेसी करनी चाहिए। लेकिन साथ साथ अमेरिका को ये भी समझाना चाहिए कि अगर हम चीन से और सऊदी अरब से पैसे लेके आते हैं तो जो वर्ल्ड बैंक पैसे रोक के हमारे रखा हुआ है, क्योंकि वो कह रहा है कि आप चाइना से अपने पावर प्लांट्स को रीनिगोशिएट करें, वो शिक हटा दें ताकि वर्ल्ड बैंक भी हमको पैसे दे सके। इस वक्त पाकिस्तान को ये 5 से 6 अरब डॉलर की बहुत ज़रूरत है। ये अगर हमारे 8-10 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व हो जाते हैं तो फिर मामला बहुत बेहतर हो जाएंगे। नहीं तो ये पाकिस्तान अगर खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट की तरफ या रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाता है तो यहाँ तो गुर्बत बढ़ जाएगी, लेकिन ये कि ये दुनिया के लिए भी अच्छा नहीं है कि इतना बड़ा मुल्क जो है खुदा न खास्ता वो डिफ़ॉल्ट हो जाए। सब
तो दुनिया को ये पता है, उसके बावजूद जब आप इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की बात करते हैं, वो नज़र आया कि वजारत ख़ारजा से लेकर वजारत ख़जाना तक, चाहे मुलाकातें करनी हो एम्बेसडर से या फिर पैगाम पहुंचाना हो, अमेरिका में वज़ीर आज़म की इन्वॉल्वमेंट, दरमियान में तो नज़र आया कि जैसे जो आर्मी चीफ हैं उनका भी दौरा हुआ, मगर नहीं पैसे आए हैं। तो अब और क्या इकोनॉमिक डिप्लोमेसी हो, 2 अरब ममालिक भी पैसे नहीं दे रहे हैं, तो किस तरीके से इस बात को आगे बढ़ाया जाए जब IMF कह रहा है कि भाई पहले आप वो पैसे लेके आएंगे तो बात आगे बढ़ेगी? शाह, मेरा ये ख्याल है कि अगर एक होलिस्टिक प्लान बनाएं हम कि अगर हमको 6 बिलियन चाहिए, इसमें से पेरिस क्लब से भी हम कुछ पैसों की बात करें कि आप भी कुछ उसके ममालिक हमको पैसे दें, चीन से भी बात करें, UAE वगैरह से भी, और UAE नहीं तो कम से कम सऊदी अरब और कतर या UAE तीनों से बात करें और कुछ करें, और फिर IMF से बात करें, और फिर अगर ये बैठ के एग्रेसिव एक हाईएस्ट लेवल पर एक और राउंड करें, क्योंकि हमारे पास और ऑप्शन नहीं है, तो हमें ये कोशिश करनी ज़रूरी है जब तक कि हम कामयाब नहीं हों। और मैं समझता हूँ कि हम अगर हाईएस्ट लेवल पे ये कोशिश करें तो इंशाल्लाह कामयाब हो सकता है, लेकिन एक जामे प्लान हो। ये सऊदी अरब को ना लगे कि उसको अकेले को बार बार बेल आउट करना पड़ रहा है। देखिए, एक अमेरिका वर्सेस चाइना की भी बहस इसमें चलती है, जिससे जो हमारे बस में नहीं है, लेकिन वो मसला हमको डील करना पड़ता है। तो अमेरिका को भी ऐसा ना लगे कि वो सारे मगरबी ममालिक कर रहे हैं और वो IMF के पैसे आ रहे हैं जो कि चीन को जाएंगे, चीन को भी ये ना लगे कि उसको अकेले को पाकिस्तान को बेल आउट करना है, अरब ममालिक को भी ना लगे। तो एक जामे तौर पर पाकिस्तान को इस वक्त बहुत ज़्यादा इकनॉमिक डिप्लोमेसी की ज़रूरत है एट द वेरी टॉप लेवल। ऐसा, मगर क्या मसला यह है कि चाहे दोस्त ममालिक हो या फिर IMF हो, दोनों को इस वक्त ये ट्रस्ट नहीं है कि इलेक्शन ईयर है और जैसे ही हमने पैसे देने हैं वैसे ही एक एक्सपेंशनरी बजट आना है जो कि पाकिस्तान का ट्रेडिशनली हुआ है, और ये सारे पैसे और ज़ाया भी हो जाने हैं और पाकिस्तान वहीं खड़ा होगा जहाँ पे खड़ा है। ये ट्रस्ट डेफिसिट का असल में मसला है। देखिए, ट्रस्ट तो जाहिर है कि IMF को इस वक्त ट्रस्ट डेफिसिट तो है ना। हम ये माहदे 3 मरतबा हम 2 साल में पिछले तोड़ चुके हैं ट्रांशे लेने के बाद, तो ट्रस्ट डेफिसिट तो है। इसीलिए वो कह रहा है कि हम अगर अकेले पैसे दे देंगे और दुनिया पैसे नहीं देगी और फिर पाकिस्तान अपने पुराने तरीक़ पे चले जाएगा तरीक़ों पे, तो फिर खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट की नहज पे ना आ जाए, तो उनके भी पैसे डूबेंगे और पाकिस्तान भी डूबेगा। इसलिए वो चाहते हैं एक नंबर 1 के वो बजट को भी ज़रा सा देखें, इसलिए थोड़ा सा टाइम भी ले रहे हैं मेरे ख्याल से कि थोड़ा बजट के बारे में बात कर सकें, और दूसरा कि ताकि तमाम ममालिक को भी अगर शामिल कर लें तो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर रहेगा कि वो अपने IMF से साइन करे हुए प्रोग्राम से ना हटे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब एज आ इंडिविजुअल कंट्रीज से नहीं, लेकिन हमको एक प्लान बनाकर वो इंडिविजुअल कंट्रीज पे फिर जाना पड़ेगा, लेकिन होल प्लान कि पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े ममालिक हैं उसमें वो क्या हिस्सा डाल सकते हैं और फिर डिप्लोमेसी इसको करें। वैसे मगर जब बात होती है ट्रस्ट डेफिसिट की, ऐसा लगता है कि हुकूमत ने ये क्रॉस सब्सिडी अनाउंस की पेट्रोल पर, और हुकूमत को बड़ा कॉन्फिडेंस था कि IMF को इस पर एतराज़ नहीं होगा क्योंकि क्रॉस सब्सिडी है, जो बड़ी गाड़ियाँ वाले हैं उनके 50 रुपये बढ़ जाएंगे, मोटरसाइकिल और छोटी गाड़ियों वालों के 50 रुपये कम हो जाएंगे। मगर IMF ने इसकी डिटेल्स मांगी हैं, क्या ये ट्रस्ट डेफिसिट में इसमें इजाफा हुआ है और हुकूमत का मौक़िफ़ ठीक है, IMF का मौक़िफ़ ठीक है? देखिए, ये प्रोग्राम जो है अगर मोटरसाइकिलें मेरे ख्याल से कोई 47% पेट्रोल इस्तेमाल करती हैं, रक्शे, गाड़ियाँ और सुजुकी कैरी मिला के शायद 60% तक ये पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इनको सस्ता पेट्रोल दे रहे हैं, 1000 रुपये या 1500 रुपये तक की सब्सिडी दे रहे हैं, तो ये तकरीबन 25 अरब रुपए की सब्सिडी कम से कम बनेगी, जो 300 अरब रुपए का प्रोग्राम होगा, जो कि 3/4 साइज़ हो जाएगी बिस्प की। अगर 300 अरब रुपए का आप एडिशनल एक्सपेंस करेंगे तो IMF पूछेगा तो सही ना कि ये क्या होना चाहिए। आप ये मुझे यकीन है कि हुकूमत के पास उसके जवाब होंगे, लेकिन वो पूछना तो मेरे ख्याल से IMF का इस वक्त बनता है। और क्योंकि आपने खुद ही बात करी कि ट्रस्ट डेफिसिट है, तो उनको शायद ये लग रहा हो कि ये सस्ता तो कर देंगे मोटरसाइकिल का पेट्रोल, लेकिन उसमें पहले शुरू की स्कीम में शायद मोटरसाइकिल थी, फिर उसमें गाड़ियाँ भी ऐड हुई, रक्शे भी ऐड हुए, कैरीज, सुजुकी कैरीज भी ऐड हुई, तो आप ये शायद सस्ता तो कर देंगे 50 रुपये, लेकिन दूसरी तरफ 50 रुपये महंगा भी करेंगे कि नहीं करेंगे। और अगर दूसरी तरफ आप 50 रुपये महंगा करते हैं और उनके पेट्रोल की कंजम्पशन थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि डिफरेंशियल 100 रुपये का या 125 रुपये का होगा, तो फिर उधर आपको थोड़ा सा और भी कॉम्पनसेट करना होगा। तो IMF के सवाल का तो हक बनता है, लेकिन आई थिंक के जवाब हैं हुकूमत के पास, वो जवाब दे सकते हैं। मगर ये प्रैक्टिकल है जो हुकूमत का है कि जी क्रॉस सब्सिडाइज कर देंगे, 1 के 50 बढ़ा दिए, 1 के 50 कम कर दिए, या आपके ख्याल में प्रैक्टिकल भी उस तरीके से नहीं है, हुकूमत को अपनी जेब से आखिर में पैसे देने पड़ रहे होंगे, इसलिए IMF का शक दुरुस्त है?
देखिए होता ये शाजिब भाई कि IMF को ये जो टारगेटेड सब्सिडी है वो पसंद है कि जिससे से बिस्क के आप पैसे गरीब तरीन 60 लोगों को या गरीब तरीन 70 लाख लोगों को या गरीब तरीन 80 लाख ख़वातीन को आप पैसे देते हैं। जब आप सुजुकी गाड़ी वाले को जब आप सब्सिडी दे रहे हैं ना, तो सुजुकी गाड़ी जिसके पास होती है वो नई मेरे ख्याल से सुजुकी शायद 28-30 लाख रुपए की होती है, 800 सीसी की। वो शख्स जो है वो पाकिस्तान के 85-80-85% लोगों से अमीर है। जब आप उसको सब्सिडी दे रहे हैं तो वो सब्सिडी IMF नहीं कंसिडर करता। IMF बोलता है ये फंडेड होना चाहिए, आपको खर्चा करना ज़रूर करना है, लेकिन इसको कहाँ से फंड कर रहे हैं वो देख लें। तो वो फंडिंग आपको उसको दिखानी पड़ेगी। लेकिन आप ये भी सोच लें कि आप मतलब अगर आप सुजुकी वाले को सब्सिडी दे रहे हैं तो आप ये बिस्क टाइप का प्रोग्राम नहीं है, टारगेटेड सब्सिडी नहीं है ये। मतलब और इस वक्त आपको लगता है कि सूरत हाल इमरजेंसी की है कि डिफ़ॉल्ट का खतरा सर पर मौजूद है और फौरी तौर पर इकदाम की ज़रूरत है IMF के प्रोग्राम में जाने के लिए? देखिए हम जो कदम उठा सकते थे वो तो उठा लिया हुकूमत पाकिस्तान ने। पेट्रोल महंगा कर दिया, गैस महंगी कर दी, बिजली महंगी कर दी। पेट्रोल तो महंगा था ही, गैस और बिजली महंगी कर दी, वो उन्होंने कर लिया। नए टैक्स लगा दिए, सेल्स टैक्स बढ़ा दिया। जो हुकूमत कर सकती थी वो कर लिया है। लेकिन अब जो इजाफी वो चीज़ें मांग रहे हैं, क्योंकि हमारा डेफिसिट अपना रिजर्व लेवल इतने कम हो गए हैं, जो अब इजाफी चीज़ें मांग रहे हैं उसके लिए हमको हमारे दोस्त ममालिक से ज़रूरत है। और उस पर मैं कह रहा हूँ कि अगर आदतन एक कंट्री से बात तो एक कंट्री से ही करेंगे, लेकिन एक कंट्री को कहें कि भाई आप हमको बिलियन या 2 बिलियन दें, हम पहले एक सबको प्लान दिखाएं कि देखो ये हमारा प्लान है कि इस तरह हम 6 बिलियन लेके चाहते हैं, जिसमें हम ये स्प्रेड करेंगे, जिसमें हम ये भी कहें कि AIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है वो भी 500 मिलियन एक्स्ट्रा दे, लेकिन वर्ल्ड बैंक भी वो जो राइस के पैसे हैं वो ना रोके। ये भी आप बात करें। आप ये भी कहें कि अगर हम जापान को $400 मिलियन इस साल हमने वापस करें, तो वो जापान पेरिस क्लब का हिस्सा है, तो वो भी हमको एक 500 मिलियन का डिपॉजिट दे। हम उतनी गाड़ियाँ जापान की इंपोर्ट करते हैं जो लोकल असेंबल्ड भी होती हैं। हम इस तरह चीन से भी बात करें कि आपको हमने 900 मिलियन वापस दिए हैं, तो एक हमको $1 बिलियन का आप डिपॉजिट दे दें। एक और आपका बहुत शुक्रिया चीन का कि उन्होंने इतने री-रोल करें, लेकिन फ्रेश इंजेक्शन की ज़रूरत है। इसी तरह हम सऊदी अरब वगैरह से भी बात करें कि इस वक्त हमको फ्रेश इंजेक्शन की ज़रूरत है। और फिर साथ साथ आप ये भी बात करें कि चलो आप इस वक्त इंजेक्शन दे दो, लेकिन अगले 2, 4, 6 महीने के अंदर हम इंशाअल्लाह ताला फिर ये जो LNG प्लांट्स हैं इसकी प्राइवेटाइजेशन की बात करेंगे। हम UAE को ये कह सकते हैं कि हम आपको कोई ना कोई कंपनी इसके शेयर इसके पीछे रखवा देते हैं, ताकि अगर आपको हम ये डिपॉजिट्स आपकी हैं तो उसके सामने कुछ शेयर्स हों। कुछ ना कुछ अभी हाईएस्ट लेवल पे फॉरेन डिप्लोमेसी की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया मिस्टर इस्माइल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। तहरीक इंसाफ दावा कर रही है कि इमरान खान के सोशल मीडिया के लिए फोकल पर्सन अजहर मशवानी को अगवा कर लिया गया है और 24 घंटे से ज़ायद गुजरने के बावजूद उनका कुछ पता नहीं चल सका है और हुकूमत उन्हें मंजर आम पर लेकर भी नहीं आ रही है। इसलिए उन्हें फौरी तौर पर सामने लाया जाए और हुकूमत इस हवाले से खामोश है, जिसकी वजह से हुकूमत के हवाले से सवालात उठ रहे हैं कि सियासी कारकुनों के साथ ऐसी कार्रवाइयाँ क्यों की जा रही हैं, क्यों उनके बारे में नहीं बताया जा रहा है। और दूसरी तरफ इमरान खान के भांजे और फोकल पर्सन हसन नियाजी को आज इस्लामाबाद से एक रोज़ा राहदारी रिमांड पर कोयटा पुलिस के हवाले कर दिया गया है और कोयटा पुलिस उन्हें लेकर रवाना भी हो गई है। 4 दिन पहले हसन नियाजी की गिरफ्तारी से लेकर आज उन्हें कोयटा पुलिस के हवाले करना और एक गैर मुतल्लिका FIR पर हवाले करना हुकूमत और उसकी कार्रवाइयों पर संगीन सवालात उठा रहा है, क्योंकि इस हवाले से इस्लामाबाद पुलिस और कोयटा पुलिस का कंडक्ट मशकूक नजर आ रहा है। 28 फरवरी 2023 को PTI के 20 रहनुमाओं पर इंसदादी दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ, जिसका पस मंजर इमरान खान की इस्लामाबाद की अदालतों में पेशी से मुताल्लिक था और इस FIR में शिबली फराज, हमाद अजहर, फरूख हबीब, हसन नियाजी समेत दीगर को नामजद किया गया था और उन्हें इस इल्ज़ाम पर नामजद किया गया था कि इन रहनुमाओं ने इमरान खान की पेशी के मौके पर हंगामा आराई की, पुलिस अफसरान से हाथापाई की, जान से मारने की धमकियां दी और कार्य सरकार में मुदाखलत की। और फिर 20 मार्च को हसन नियाजी समेत तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में 28 फरवरी के मुकदमे में अबूरी जमानत के लिए पेश हो गए और अदालत ने उन्हें जमानत भी दे दी, मगर पुलिस ने अदालत के बाहर से हसन नियाजी को गिरफ्तार कर लिया। तहरीक इंसाफ ने इल्ज़ाम लगाया कि हसन नियाजी को जमानत मिलने के बावजूद गिरफ्तार किया गया है, जो गैर कानूनी है, मगर पुलिस ने हसन नियाजी की गिरफ्तारी के बाद एक और FIR पेश कर दी जो 20 मार्च को ही दर्ज की गई थी। इस FIR में इल्ज़ाम आयद किया गया कि G11 में आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग के दौरान 2 लोगों ने बैरियर तोड़कर पुलिस एहलकारों को जान से मारने के लिए उन पर गाड़ी चढ़ाई। एक शख्स गाड़ी के अंदर बैठकर पिस्टल लहराता रहा और दूसरे शख्स ने बाहर निकलकर पुलिस से हाथापाई शुरू कर दी। इस मौके पर गाड़ी में बैठा शख्स फरार हो गया और दूसरे शख्स को काबू कर लिया गया, जिसने दरियाफ्त करने पर अपना नाम हसन नियाजी बताया। यानी हसन नियाजी को गिरफ्तार करने के बाद एक नई FIR दर्ज की गई और इस FIR में अदालत ने उन्हें पहले जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया और फिर उन्हें जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। मगर मामला यहाँ भी ख़त्म नहीं हुआ और नई FIR में जब हसन नियाजी जमानत के लिए मसरूफ़ थे तो आज अचानक कोयटा की पुलिस इस्लामाबाद की ज़िले कचहरी पहुँच गई और मौक़िफ़ इख्तियार किया
कि हसन नियाजी के खिलाफ इश्तियाल दिलाने से मुताल्लिक कोयटा में 18 मार्च को मुकदमा दर्ज हुआ है, इसलिए उनका राहदारी रिमांड दिया जाए। जिसके बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने हसन नियाजी को एक रोज़ा राहदारी रिमांड पर कोयटा पुलिस के हवाले कर दिया और हुक्म दिया कि हसन खान नियाजी को तफ्तीशी अफसर बलूचिस्तान की मुतल्लिका अदालत में 25 मार्च को पेश करे। और कोयटा पुलिस इस्लामाबाद कचहरी से हसन नियाजी को लेकर कोयटा रवाना हो गई। अब दिलचस्प बात यह है कि जिस मुकदमे में इस्लामाबाद की ज़िले कचहरी ने हसन नियाजी को कोयटा पुलिस के हवाले किया, इस मुकदमे में हसन नियाजी का नाम बतौर मुल्ज़िम शामिल ही नहीं है। 18 मार्च को कोयटा में जो मुकदमा दर्ज हुआ, इसमें तहरीक इंसाफ के मकामी वर्कर्स इनायतुल्लाह काकड़, नूर मोहम्मद और मोहम्मद आरिफ का नाम बतौर मुल्ज़िम दर्ज था और उन पर इल्ज़ाम था कि इन्होंने इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी के खिलाफ 150 नामालूम साथियों के साथ कोयटा चमन रोड को ब्लॉक किया और नारेबाजी करके लोगों को इश्तियाल दिलवाया। इस पूरी FIR में हसन नियाजी मुल्ज़िम नहीं थे और ना ही वो उस वक्त बलूचिस्तान में थे, मगर कोयटा पुलिस का मौक़िफ़ है कि जिन लोगों को रोड ब्लॉक करने और इश्तियाल दिलवाने से मुताल्लिक कोयटा में गिरफ्तार किया गया था, उन्होंने तफ्तीश के दौरान हसन नियाजी का नाम लिया था, इसलिए वो भी इस मुकदमे में नामजद हो गए हैं। और यूँ हसन नियाजी को इस्लामाबाद की जेल से अब कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त मुल्क में PDM की हुकूमत में ये सब हो रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।